मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी एनटीटी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब? एक अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे चल रहे होंगे स्टूडेंट्स। इसी आशा के साथ मैं आपकी जो DC3 की तैयारी है उसमें हेल्प करने के लिए यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी हेल्प होगी थोड़ी बहुत, जितनी भी मुझसे हो पाई मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो पहला वीडियो है DC3 का स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बनाना शुरू किया है मैंने। तो देख लेते हैं हम मेरे इस DC3 के वीडियो में कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चनों को मैंने शॉर्टकट किया है और आपको ये नहीं है कि क्वेश्चंस शॉर्टकट हैं और आपको इनके जो अंक हैं वो नहीं मिलेंगे, पूरे अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स इसके। तो आपको ये बहुत बड़े क्वेश्चंस शॉर्टकट तरीके से मैं लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो आपको ये क्वेश्चंस याद करने हैं। बहुत लंबे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो मैंने शॉर्टकट क्वेश्चंस करके आपके लिए वीडियो बनाया है। पूरे अंक मिलेंगे आपको और यदि आप लोग सही क्वेश्चन लिखते हैं तो आपके अंक नहीं कट जाएंगे, यदि क्वेश्चन शॉर्टकट है तो अंक नहीं कटेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है मानसिक मंदता वाले बच्चों के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनमें कौन से आसार देखने को मिलते हैं और उनके लक्षणों की विवेचना, उनके लक्षणों के बारे में हमें जानना है यहाँ पे। तो हमारा आंसर है मानसिक मंदता वाले बच्चों के कुछ लक्षण तालिका 3.1 में स्पष्ट है। तो इसके लिए स्पेशल तालिका तैयार की गई है। तो बहुत मुश्किल नहीं है इसमें, आपको हेडलाइंस जो हैं ऊपर वाले ही याद करने पड़ेंगे। तो ये जो इनके मेन पॉइंट्स हैं ये एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा जो हेडिंग है मानसिक मंदता का स्तर, ये पहला पॉइंट है। और मानसिक मंदता का स्तर कहाँ तक होता है और शालापूर्व आयु में जो पहला पॉइंट है, शालापूर्व आयु में 0.5 वर्ष के बच्चे हैं और यहाँ स्कूलगामी आयु के दौरान 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं। तो इनको देख लेते हैं। आपको इनके तीन हेडिंग ही याद करनी है। मानसिक मंदता का स्तर शालापूर्व आयु में 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं और स्कूलगामी आयु के दौरान 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं। तो इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे 0 से 5 वर्ष के बच्चे। कई बार ऐसे बच्चों में और सामान्य रूप से विकसित हो रहे बच्चों में छोटी उम्र में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। स्कूल जाना प्रारंभ करने की उम्र में ही अंतर नज़र आना प्रारंभ होता है। भाषा के विकास में कुछ विलंब होता है किंतु ये बच्चे संप्रेषण के तरीके विकसित कर पाने में समर्थ होते हैं। इनको शाला पूर्व केंद्र में जाना चाहिए क्योंकि इससे इनकी सभी क्षमताओं के विकास में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो शाला पूर्व बच्चे हैं वो भाषा के इनकी भाषा जो है उसमें थोड़ा सा देरी हो जाती है, लेकिन ये इसको विकसित कर पाने में समर्थ होते हैं। और इनको इसके लिए और ज़्यादा हेल्प के लिए हमें बताया गया है कि इनके लिए शाला पूर्व केंद्र खोले गए हैं। सरकार द्वारा जो भी केंद्र खोले गए हैं वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि इनके लिए सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो हमारा आगे वाला जो ये पॉइंट है, स्कूलगामी आयु के दौरान 6 से 18 वर्ष के बच्चे, इनके बारे में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स देख लेते हैं। इसका आंसर है किशोरावस्था तक छठी कक्षा के बच्चों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक कौशल अर्जित कर पाते हैं। अन्य लोगों के साथ पारस्परिक व्यवहार करना सीख सकते हैं। कुछ सीमित स्थानों तक अपने आप स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को समय पूरा कर सकते हैं। वयस्क होने पर इनसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने की आशा की जा सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, 6 से 18 वर्ष के बच्चे, ये मंदबुद्धि होने पर भी ये अपने काम खुद कर सकते हैं और यहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं और ये हर बात को समझते हैं और इनसे जो इनका विकास है लंबे समय तक होने की उम्मीद भी की जा सकती है। तो आगे है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है मध्यम मंदता। तो मध्य में, इसके मध्य में क्या है देख लेते हैं। सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने व समझने में काफ़ी धीमी गति
और इसलिए छोटी उम्र से ही अन्य सामान्य बच्चों से अलग दिखाई देते हैं। ये बच्चे बात करना व परस्पर क्रिया करना सीख सकते हैं। क्रियात्मक विकास धीमा होता है, किंतु ये बच्चे इस क्षेत्र में स्वावलंबी बन सकते हैं। बच्चे को अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं, नहाना, खाना तैयार होना आदि को समय पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करना संभव होता है। थोड़े से पर्यवेक्षण से बच्चों को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए व्ययशाला पूर्व केंद्र में जा सकते हैं। तो यहाँ पे थी हमारे पास अल्प मंदता। तो यहाँ पे मध्य वर्ग के मंदबुद्धि बच्चे, जिनमें जो मंदता होती है, मेंटली रिटायर्ड होते हैं, वो मध्यम रूप से होते हैं। और यहाँ पे उनका सेकंड पॉइंट पे जो मंदता होती है उनमें वो होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो काफ़ी धीमी गति से, छोटी उम्र से और सामान्य बच्चों से अलग दिखाई देते हैं। जो ये बच्चे होते हैं, तो इनका जो इनसे आशा की जाती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम है ये सीख सकते हैं। तो इनके लिए इन्हें जो सेंटर खोले गए हैं, केंद्र खोले गए हैं, उनमें जाने की आवश्यकता है। तो ये अपने आप अपना काम, खाना, नहाना या तैयार होना खुद कर सकते हैं। और इसलिए इनके लिए विशेष जो हैं इनके लिए केंद्र खोले गए हैं, उन वहाँ पे इनके लिए विशेष सहायता उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो किशोरावस्था में के बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। इन बच्चों का सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण संभव है और संभवतः दूसरी कक्षा के स्तर से अधिक शैक्षिक योग्यता न अर्जित कर पाएँ। जानी पहचानी जगहों पर अकेले जाना सीख सकते हैं। वयस्क होने पर किसी के पर्यवेक्षण में दिन प्रतिदिन के काम जैसे नहाना, खाना, खा पाना और ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेम हैं स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे वयस्क इनके व्यवसाय के बारे में बताया गया है कि वो जो हैं वयस्क होने पर अपना व्यवसाय भी चला सकते हैं। और जो यहाँ पे 0 से 6 साल के बच्चों की तरह ये अपना काम खुद कर सकते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। गंभीर मंदता जो है, गंभीर मंदता जो थर्ड स्टेज पे मंदता होती है, आखिरी स्टेज पे मंदता होती है, उसके बारे में क्या कहा गया है। गंभीर मंदता के बारे में हम देख लेते हैं। 0 से 6 साल के बच्चों के बारे में क्या कहा गया है। अपर्याप्त क्रियात्मक विकास, भाषा का अपर्याप्त विकास, स्व देखभाल के लिए भी जैसे नहाने, खाने आदि के लिए यहाँ पे दूसरों पर आश्रित परस्पर क्रिया व्यवहार संबंधी कौशल बहुत कम या बिल्कुल नहीं। हर समय सहायता की आवश्यकता होती है इन बच्चों को। ये जो मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं थर्ड स्टेप में, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैंने आपको बताया है अगला पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है इसका। तो यहाँ पे उनके जो थर्ड स्टेप वाले बच्चे होते हैं, गंभीर मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो उनके लिए कोई भी आशा नहीं की जा सकती है कि क्योंकि वो ना तो कुछ सीख सकते हैं और ना ही कुछ अपने आप को जो है स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं। और भाषा के लिए भी उनका जो अपर्याप्त विकास होता है और भाषा में कोई विकास उनमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, थर्ड स्टेप वाले बच्चे, बात करना व पारस्परिक क्रिया व्यवहार करना सीख सकते हैं। नहाने जैसी स्वास्थ्य संबंधी मूल आदतों के विकास। तो यहाँ पे किशोरावस्थित रूप से दिए जाने वाले प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकते हैं। विशेष बच्चों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जा सकते हैं। और क्रियात्मक जो विकास है उसमें थोड़ी सी प्रगति संभव है। स्व देखभाल संबंधी साधारण आदतें सिखाई जा सकती हैं। विशेष रूप से अपंग बच्चों के लिए चलाए जा रहे केंद्र में जाने से लाभान्वित हो सकते हैं। और उनका इन केंद्र में जाना बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ पे अति गंभीर मंदता वाले बच्चों के लिए अगला पॉइंट है हमारे पास, अपना ध्यान रखने, दैनिक ज़रूरतों व इधर उधर जाने के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित, घर पर पूरी देखभाल की आवश्यकता होती है। जो 0 से 6 साल के बच्चे गंभीर मंदता के कारण पीड़ित होते हैं। तो ये हमारा इस तालिका के लिए हमारा प्रश्न था। इसका आंसर है स्टूडेंट्स गंभीर मंदता वाले बच्चे, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उनके लक्षण हमने इस तालिका में देख लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बच्चों के साथ कार्य करते समय ध्यान में रखने पहलुओं का वर्णन कीजिए। अथवा मानसिक रूप से अक्षम बच्चे के साथ काम करते समय ध्यान रखने योग्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
और प्रत्येक पहलू सिद्धांत के लिए संगत उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है उनके मंदबुद्धि बच्चों के साथ कार्य करना और उनके लिए जो ध्यान रखने योग्य पहलू हैं वो बताने हैं हमें। ध्यान रखने योग्य बातें जो होती हैं वो उनका जिक्र हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए भी एक तालिका है स्टूडेंट्स बनाई है मैंने, सॉरी यहाँ पे मैंने ये नोट की है। तो आंसर में है हमारे पास मंदबुद्धि बच्चों के साथ कार्य करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो जब हम मंदबुद्धि बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? पहली है पद्धति विधि और दूसरी है इसकी व्याख्या। तो पहला पॉइंट है, जैसे ही यह पता लगे कि बालिका मानसिक रूप से मंद है तो जल्दी से जल्दी उसे प्रेरणा तथा शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दीजिए। सिंपल सा पॉइंट है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में हमें कहा गया है, प्रारंभिक वर्षों में बालिका की सभी क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र होती है तथा वह सकारात्मक अनुभवों के प्रति अति संवेदनशील होती है। इन प्रारंभिक वर्षों में यदि समय को खो दिया तो बाद में इसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता। तो चलिए दूसरा पॉइंट है, जब भी बालिका कोई काम ठीक से करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे गोद में लीजिए या कोई पुरस्कार दीजिए। उसके छोटे से छोटे प्रयास की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। पुरस्कार के रूप में टॉफ़ी ना दें तो बेहतर होगा। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे व्याख्या के रूप में, प्रशंसा से बच्चे को खुशी मिलती है। काम ठीक ना कर पाने पर डांट पड़ने की अपेक्षा काम ठीक होने पर मिलने वाली प्रशंसा बच्चे को और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि वह कोई कार्य करने में सफल ना हो तो उसे फिर से प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उन बच्चों को डांटिए मत, उन्हें प्यार से काम करने के लिए प्रेरिए और ये इसी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजन बनाइए या प्रयास कीजिए कि सीखने की क्रिया में बालिका को आनंद व मज़ा आएगा और खेल खेल में तथा खेल पूर्ण ढंग अच्छा तरीका है। एक क्रिया को तब तक करें जब तक कि बच्चे को उससे आनंद मिलता है व उसकी रुचि बनी रहती है। जब वह उसमें रुचि दिखाना बंद कर दे तो क्रिया को बदल दीजिए या कुछ समय के लिए उस क्रिया को स्थगित कर दीजिए। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत में नहीं है। तो इसकी व्याख्या की गई है स्टूडेंट्स, बच्चे सबसे अच्छी तरह तभी सीखते हैं जब उन्हें की जा रही क्रिया में आनंद आता है। तो हमारा चौथा पॉइंट है, बच्चे की केवल उतनी ही सहायता कीजिए जितनी की आवश्यकता हो। उसका सारा काम मत कीजिए, चाहे उसे समय कोई कार्य करने में आपकी अपेक्षा अधिक समय लगेगा, लेकिन यहाँ तक संभव हो उसे कार्य अपने आप करने दीजिए। इससे बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा। आपकी ऐसी नीति अपनाने से जब उसकी मदद के लिए कोई नहीं होगा तब भी वह क्रियाएं करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बच्चे को काम समय करना चाहिए और हमें उसकी जल्दी से जल्दी मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को हेल्प लेने की आदत पड़ जाती है और बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करता है। और यदि बच्चे अपने आप काम करते हैं तो वो जल्दी और ज़्यादा सीखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, पूरा प्रोत्साहन व थोड़ी सहायता देना बच्चे को धीरे धीरे स्वावलंबी बनाने के लिए एक अच्छी नीति है और उनको अपने पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छा कार्य है। तो चलिए हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे शारीरिक अपंगता से क्या तात्पर्य है और उन पहलुओं को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें शारीरिक अपंगता के संबंध में चर्चा करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से हमें पूछा गया है कि शारीरिक अपंगता क्या होती है और जो उससे संबंधित पहलू हैं उनको हमें बताना है और शारीरिक अपंगता से संबंध में चर्चा करते समय ध्यान रखना, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन व स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, स्वस्थ दिमाग होता है। शारीरिक स्वास्थ्य उसके कार्य व विकास को प्रभावित करता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये लाइन ज़रूर लिखिए। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन व स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और शरीर स्वास्थ्य उसके कार्य व विकास को प्रभावित करता है। अस्थित बाधिता अथवा अपंग बालक विकलांग कहलाते हैं और हमारे देश में विकलांग बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है, जो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अस्थित बाधिता
अथवा अपंग बालक विकलांग कहलाते हैं। अपंगता शरीर की अपंगता विकलांगता ही होती है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है और आसान भी है। तो आगे हम देख लेते हैं। शारीरिक अपंगता के संबंध में चर्चा करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, उपचार का उपाय किस प्रकार किया जाएगा। यह काफ़ी हद तक इस बात से प्रभावित होता है कि अपंगता किस आयु में हुई है। जब अपंगता जन्म के समय से ही है, उदाहरण के लिए जन्म के समय से ही हाथ पैरों का सामान्य न होना या जन्म के कुछ समय बाद ही हुई है, तो उपचार जल्दी ही प्रारंभ किया जा सकता है तथा बच्चे को उसकी शारीरिक अपंगता के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से निपटने के लिए और अपना जीवन यापन कर पाने की दिशा में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, अस्थियों, जोड़ों तथा पेशियों व स्वास्थ्य संबंधी अन्य कई समस्याओं के लिए चिकित्सा व शल्य उपचार संभव है। उपचार से बहुत हद तक अपंगता की गंभीरता कम हो सकती है। लगातार या थोड़े समय के अंतराल पर उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे ही अपंगता का पता चलता है तो हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका उपचार करना चाहिए, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगला पॉइंट है, अपंगता से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अपंग बच्चे को उसके माता पिता, मित्र तथा समाज स्वीकार करते हैं या नहीं तथा उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं या नहीं। इसी पर यह निर्भर करता है कि अपंग बच्चे किस हद तक आत्मिक रूप से पूर्ण व उपयोगी जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अन्य लोगों के साथ किस प्रकार के संबंध विकसित कर पाएंगे। सिंपल पॉइंट है, आपके दहन में बैठने वाला पॉइंट है। बहुत सी शारीरिक अपंगताएं जैसे कैंसर तथा एड्स समय के साथ और गंभीर होती जाती हैं और अंत में व्यक्ति को पूर्ण रूप से असहाय बनाकर मृत्यु का कारण बनती हैं। ऐसी स्थिति में लक्षण अपंग व्यक्ति को आगामी जीवन में स्वावलंबी बनाने की ओर ना होकर उसको शेष जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत करने में सहायता देने का होना चाहिए। तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसकी देख रेख होनी चाहिए, उसके शारीरिक देखभाल भी हमें अच्छे से करनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, शारीरिक रूप से अपंग बच्चे व्यक्ति का प्रशिक्षण एवं उपचार विभिन्न व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। इनमें शामिल है चिकित्सा व्यवसायी, प्राचिकित्सा व्यवसायी जैसे वाक चिकित्सक तथा भौतिक चिकित्सक, शिक्षक, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, समुदाय तथा सबसे महत्वपूर्ण समय विकलांग व्यक्ति की अपनी कोशिश। तो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है कि चिकित्सा व्यवसायी, पराचिकित्सा व्यवसायी जैसे वाक चिकित्सक तथा भौतिक चिकित्सक, यदि आपको याद रहते हैं तो आप लिख दीजिए और नहीं याद रहते हैं तो देखभाल के लिए कौन कौन से लोग जो हैं जिम्मेदार हैं और कौन कौन से लोग इसका जो कहते हैं कि इसके लिए कोशिश करें, कौन कौन से लोगों को कोशिश करनी चाहिए, वो भी उनको लिख सकते हो आप लोग इनकी जगह पर, यदि आपको ये पॉइंट यही नहीं याद रहते हैं तो। वरना तो यही बात है कि शिक्षक, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, समुदाय तथा सबसे महत्वपूर्ण समय विकलांग व्यक्ति की अपनी कोशिश होती है। तो यहाँ पे आप लोग चिकित्सा व्यवसायी, प्राचिकित्सा व्यवसायी जैसे वाक चिकित्सक तथा भौतिक चिकित्सक, ये आप इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप लोग डॉक्टर्स जो हैं उनका नाम लिख सकते हो। तो चलिए हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये यदि आप इतना क्वेश्चन भी लिखते हो तो आपके जो 2-3 पेज हैं वो आसानी से भर जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्यवहार संबंधी समस्या वाले बच्चे कौन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आपको लिखने हैं, शॉर्टकट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। 2-3 पेज या 4 पेज आपके बहुत होते हैं 10 नंबर के वाले क्वेश्चंस के, तो ये आसानी से आपके भर जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आप लोग इनको 4 नंबर वाले क्वेश्चंस मत समझिए, 7 नंबर वाले क्वेश्चन, यदि 7 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है तो भी आप लोग इसको लिख सकते हो और 10 नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको यही क्वेश्चन लिखने हैं। तो चलिए आगे 19वां क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यवहार संबंधी समस्या वाले बच्चे कौन होते हैं और अथवा वे कौन सी कसौटियां हैं जिनके आधार पर आप तय करेंगे कि बच्चे को व्यवहार संबंधी समस्या है
या फिर बच्चे का कोई व्यवहार कब समस्यापूर्ण व्यवहार माना जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे का कोई व्यवहार कब समस्यापूर्ण व्यवहार माना जाएगा। और बच्चों के व्यवहार के बारे में, जो व्यवहार संबंधी बच्चों की समस्या है, वो बच्चे कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमें वही बताना है। और कैसे व्यवहार जब किसी बच्चे का हम देखते हैं तो उनमें समस्या होती है, तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, तो कुछ बहुत ज़िद्दी, कुछ बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो कुछ बहुत निराशाजनक। आज के दौर में माता पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों के मुश्किल या निराशाजनक व्यवहार को संभालना। ये सब बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया है यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, व किस व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले ऐसी कसौटियों को स्वीकार करना होगा जिनके आधार पर हम यह कह सकें कि कौन सा व्यवहार समस्या की श्रेणी में आता है और कौन सा नहीं। यदि बच्चे का व्यवहार निम्नलिखित 2 कसौटियों पर खरा नहीं उतरा, तो उसका व्यवहार स्वीकार्य नहीं माना जाएगा और हम कह सकते हैं कि उसे व्यवहार संबंधी समस्या है। तो यहाँ पर कौन कौन से बच्चे व्यवहार के बारे में हमें समस्या महसूस होती है, और कैसे बच्चे हैं जो बिहेव करते समय हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं, और कौन से मूड में होते हैं बच्चे जब हमें उनके साथ मेल मिलाप में समस्या होती है, और बच्चे हमें परेशान करते हैं, या बच्चे की कौन सी स्थिति होती है, कैसी स्थिति में बच्चे होते हैं, वो सब लिखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें। तो हमारा पॉइंट है, हमारा पहला, उन्होंने कहा गया है कि वह व्यवहार बच्चे के विकास पर व अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की उसकी योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव डाले। और दूसरा पॉइंट है, वह व्यवहार अन्य लोगों के अधिकारों में बाधक हो। तो आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अधिकांश बच्चे कभी ना कभी ऐसा व्यवहार करते हैं जो स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन इसका यह कार्य नहीं होता कि उनमें व्यवहार संबंधी समस्या है। जब कोई बच्चा बालिका कई महीनों तक अधिकांश समय अवांछित व्यवहार प्रदर्शित करता है या करती है, या अल्प समय के लिए बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करती है या करता है, तो कहा जाता है कि उसको व्यवहार संबंधी कठिनाई है। बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं अत्यधिक शर्मीलापन, डरावनापन, ध्यान आकर्षित करना, चोरी करना आदि। तो इसको समझने की ज़रूरत है, ये आप अपने आप ही अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो चलिए हमारा अगला स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त दृष्टि वाले बच्चे की भाषा अर्जित करने में सहायता किस प्रकार की जा सकती है। तो दृष्टिवर्धक बच्चे के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। या फिर यही क्वेश्चन है, दृष्टि दोष वाले बच्चों में आप बोलने के कौशलों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, और यहाँ पर बच्चे देखेंगे और बोलेंगे कैसे, और कौन से कौशल है जिसको बढ़ावा देना है, या जिनके बारे में सोचना है, या हम जिस चीज़ पे उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में पूछा गया है हमसे। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर है हमारा क्वेश्चन का, दृष्टि बाधिता में भाषा का दोष नहीं होता है क्योंकि यह सुन सकते हैं तथा बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट है आपका, और इसी के बारे में सारा क्वेश्चंस होगा। ये इसको समझने की ज़रूरत है कि यदि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। तो इसी के बारे में हमसे सारा क्वेश्चन आंसर है जो यहाँ पे इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं, इनमें संप्रेषण क्षमता होती है, और क्षतिग्रस्त दृष्टि वाले बच्चे को बोलना सिखाने के लिए पहल जब हम बात करें तो अपने मुंह तथा चेहरे पर बच्चे का हाथ रखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्षतिग्रस्त संप्रेषण क्षमता, इनमें संप्रेषण क्षमता होती है, ये लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीधी लाइन लिखनी है। दृष्टि वाले जो बाधिक दृष्टि वाले बच्चे को बोलना सिखाने के लिए पहल जब हम बात करें तो अपने मुंह तथा चेहरे पर बच्चे का हाथ रखें। इससे बच्चे को यह महसूस
करने में मदद मिलेगी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे होंठ, गाल एवं जबड़े किस प्रकार हिलते हैं तथा हमारे नाक और मुंह से हवा कैसे बाहर निकलती है। फिर बच्चे से कहें कि वह अपने मुंह पर हाथ रखकर ठीक उसी प्रकार अपने होंठ, गाल और जबड़े को हिलाते हुए और उसी प्रकार अपने नाक और मुंह से हवा निकालते हुए जैसे हमने किया था, हमारे कहे हुए शब्द दोहराए। इस प्रकार उसे अपने द्वारा बोले गए शब्द दोहराने को कहें। निश्चित रूप से पहले कुछ महीनों में बच्चा शब्द नहीं बोल पाएगा, मगर बाद में सीख जाएगा। चूँकि बच्चा वस्तुएं देख नहीं सकता, अतः मदद के बिना उनके नाम भी नहीं सीख सकता। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों को जो ऐसी सहायता देने के लिए केंद्रों में सहायता दी जा सकती है, और वहाँ पे ये जो शिक्षक हैं ऐसी उनकी हेल्प करके उनको सिखाते हैं। तो आगे है, हो सकता है कि वह कुछ शब्द जानता हो लेकिन उनके अर्थ जो हैं उसे ना पता हो। अतः बच्चे को शब्दों के अर्थ समझाने के लिए जब भी बच्चा किसी वस्तु को छुए तो हम उस वस्तु का नाम उसे अवश्य बताएं। तो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली बातें हैं तो जो हमें यहाँ पे इस आंसर में बताई गई हैं। उसे वस्तुओं को छूकर उनके बारे में जानने के लिए और उनके नाम दोहराने के लिए प्रेरित करें। यदि बच्चे को ऐसे अनुभव नियमित रूप से मिलेंगे तो वह वस्तुओं के नाम सीख जाएगा। विभिन्न संकेतों, हाव भावों तथा भावनाओं को दर्शाने के लिए, जैसे जब हम कोई खतरा महसूस कर रहे हों अथवा जब अपनी आवाज़ को भिन्न प्रकार से प्रयोग करें। बच्चे को यह आभास कराने के लिए कि हम उससे ही बात कर रहे हैं, हमेशा पहले उसका नाम पुकारें। बच्चे को यह सिखाने के लिए कि किसी वाक्य विशेष के साथ कैसे हाव भाव प्रयुक्त होने चाहिए, उसे हमारे शरीर एवं मुख को स्पर्श करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वह यह जानने लगे कि बोली और हाव भाव के बीच किस प्रकार तालमेल रहता है। और बाज़ार जाते समय अथवा रिश्तेदारों को मिलने जाते समय बच्चे को अपने साथ ले जाएं और जो कुछ हम रास्ते में देखते हैं या जो हमारे साथ घटित होता है उसका वर्णन करें। जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो इस पर ध्यान दें कि बच्चा क्या सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है अथवा महसूस कर सकता है, क्योंकि श्रवण, स्पर्श और गंध पर आधारित वर्णन ही उसके लिए अर्थपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस इस वीडियो के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और आपको याद हो जाएंगे, ये मेरा दावा है स्टूडेंट्स। और आपको मैं फिर से कह रही हूँ कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको यही लिखने हैं। और आपके यदि 4 पेज भी भर जाते हैं, 3 नहीं 4 पेज यदि आपके भर जाते हैं तो बहुत हैं, लेकिन आपके ये ज़्यादा पेज ही भर जाएंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद पर कि आपको ये अच्छे से याद होंगे, मुझे दीजिए आज्ञा और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।